अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल, चौके पे चौका छक्के पे छक्का, कुछ ये सूरत हाल है आज भारतीय बल्लेबाजों की, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो बहुत ही जबरदस्त अग्रेशन का मुजाहरा कर रहा है। भारत ने अब 380 रन बना लिए हैं, 49वां ओवर इस वक्त चल रहा है। इनफैक्ट 376 रन बनाए हैं। इससे पहले एक चौका लगा था कि स्कोर 376 तक पहुंचा और अब 377वां रन लेने जा रहे हैं केएल राहुल। उनके साथ मौजूद है श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कमाल बैटिंग का मुजाहरा किया है। 101 रन बना चुके हैं और सिर्फ 68 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इससे पहले सुनिए क्या हुआ। रोहित शर्मा ने 29 गेंदों पर 47 रन बनाए। शुभमन गिल ने 65 गेंदों पर 79 रन बनाए और वो भी रिटायर हर्ट होकर पवेलियन वापस लौटे, आउट होकर नहीं लौटे। विराट कोहली ने आज वो कर दिया जो आज से पहले किसी क्रिकेटर ने इस गेम में नहीं किया, अपनी 50वीं सेंचुरी मुकम्मल की और अपने ही आइडल सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड चकनाचूर किया। विराट कोहली ने आज 113 गेंदों पर 117 रन बनाए और एक फैन ग्राउंड में खड़ा होकर विराट कोहली को दाद देता हुआ नजर आया। व्हाट एन एक्सेप्शनल इनिंग्स इट वाज फ्रॉम विराट कोहली। आज सबको बताया कि क्यों विराट कोहली का इतना बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट में। जबरदस्त अग्रेशन का मुजाहरा भी करते रहे और कमाल अंदाज में श्रेयस अय्यर के साथ पार्टनरशिप भी लगाई। श्रेयस अय्यर की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। सिर्फ 68 गेंदों पर 101 रन बना चुके हैं। इसके साथ साथ अब केएल राहुल क्रीज पर मौजूद है। ऐसा लगता है भारत यहां पर 400 रन बनाने में कामयाब हो जाएगा। इस वक्त 49वां ओवर जो चल रहा है, भारत ने 2 विकेटों के नुकसान पर 381 रन बना लिए हैं और अब ऐसा लगता है कि तीसरी विकेट यहां पर मिल चुकी है न्यूजीलैंड को। श्रेयस अय्यर मजीद चलता करने की कोशिश कर रहे थे स्कोर बोर्ड को और 101 के स्कोर पर अब वापस पवेलियन लौटेंगे। श्रेयस अय्यर ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल होने के बाद मजीद अपनी रफ्तार तेज करने की कोशिश की, लेकिन अब वो पवेलियन लौट रहे हैं। श्योर भारत इसी तरह अब मोमेंटम को जारी रखेगा, कोशिश करेगा कि 400 से ज्यादा रन इस मैच में बनाए जा सके ताकि इस सेमीफाइनल में पलड़ा भारत का भारी रहे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर तो और नहीं है हमारे साथ, लेकिन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जरूर हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस मैच पर जरूर बात करेंगे, लेकिन उधर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पीसीबी का एक आला सतह का इजलास भी जारी था, जिसके पॉइंटर्स भी सामने आ रहे हैं। या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जैसे अभी ज़का अशरफ की ब्रेकिंग भी हम चला रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कोचिंग स्टाफ से मुतमईन नहीं हैं, इनको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। हम हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए मैनेजमेंट स्टाफ में तब्दीली करें, कप्तान को चेंज करने के बारे में फैसले किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आई। देखिए दानिश, जो चौधरी ज़का अशरफ मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं और मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा हूँ कि लोग ये बात कर रहे हैं कि जी चौधरी ज़का अशरफ जो हैं वो डिसीजन नहीं कर सकते। तो अगले चंद घंटे इस बात का खुलासा कर देंगे कि वो कितने डिसीजन कर सकते हैं और नहीं कर सकते या कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो थोड़ी देर पहले अभी मुलाकात उनकी हुई है टीम मैनेजमेंट के साथ, उनको उन्होंने कैटेगोरिकली ये बता दिया। मॉर्निंग मॉर्किल ने तो पहले ही जो है अपने आप को इस तमाम प्रोसेस से अलग कर लिया। मिकी आर्थर का मुआहदा ये है कि अगर आप उनको थैंक यू वेरी मच करते हैं तो फिर 3 महीने की उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। वो फरवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वो दस्तयाब होंगे, ऑनलाइन कोचिंग नहीं करेंगे, वो टीम के मामलात को देखेंगे। तो उनके सामने ये सारे मामलात रखे गए हैं कि जो आपकी कारकर्दगी है वो सबके सामने है और आपको मजीद लेकर चलना अब आसान नहीं होगा और मुनासिब ये होगा कि आप खुद स्टेप डाउन कर जाएं। अगर ये होगा तो अच्छी बात है कि आपका सीवी जो है वो ठीक रहेगा। अगर हम आपको थैंक यू वेरी मच कहेंगे तो आपके लिए मामलात जो है वो कुछ गड़बड़ हो जाएंगे। तो अब तय ये होगा कि मिकी आर्थर से ये नहीं कहा जाएगा कि हम आपको 3 महीने की सैलरी देते हैं और थैंक यू वेरी मच। उनको पाकिस्तान में रहकर काम करना होगा। उनको 3 महीने जो है पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको सैलरी भी देता है तो फिर उनको रुकना पड़ेगा और यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनिशियल मुआहदा था वो क्या था। क्या मिकी आर्थर ने इस शिक पर भी साइन करवाए थे कि मैं पाकिस्तान में नहीं रह पाऊंगा, पाकिस्तान टीम के साथ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी डर्बीशायर के लिए भी कमिटमेंट्स हैं? क्या ये शिक भी उसमें इंक्लूडेड थी? अगर थी तो फिर जाहिर सी बात है पीसीबी की ये बात वो नहीं मानेंगे और फिर पीसीबी को ये फैसला करना पड़ेगा। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा अहम इजलास था। इसमें और क्या क्या बातें की गई हैं इसमें हम आगे चल के मजीद बात भी करेंगे। मैं जरा जल्दी से सिकंदर बख्त की राय शामिल कर लेता हूं आज के सेमीफाइनल से मुतालिक, फिर हम इस मीटिंग पर दोबारा आएंगे।
जाएंगे और भट्टी साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा। सिकंदर, क्या एक्सेप्शनल बैटिंग परफॉर्मेंस देखी हमने भारत की जानिब से, आज दांत खट्टे कर दिए न्यूजीलैंड के। यार जब गेंद शुरू में गेंद होना शुरू हुआ, एक और विकेट गिर गई है इस वक्त, जब मैच शुरू हुआ थोड़ा सा भी गेंद नहीं हिला। जब हम प्लेयरों को टांग निकाल के खुली कवर ड्राइव्स मारते हुए देखते हैं नए बॉल पे पहले और दूसरे ओवर में, तो उसका क्या मतलब होता है कि गेंद बिल्कुल नहीं हिल रहा, कोई मूवमेंट नहीं है। और दोनों लड़कों ने, गिल ने और रोहित ने, रोहित तो अपने टांग के ऊपर, मैं हैरान हूँ, इतना डेटा, इतनी ये लोग वो एनालिस्ट वगैरह सब रखते हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि वो टांग पे स्ट्रांग है? मुसलसल वो उन्होंने 2-3 छक्के खा लिए टांग के ऊपर शुरू के ओवर्स के अंदर। फिर रोहित तो ऑन फायर थे, सिकंदर टांग पे बॉल करा रहे थे, वहां मार रहे थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप करा रहे थे, वहां मार रहे थे। देखिए एक जगह रखे ना बॉल, आप फील्डर एक जगह ऑफ स्टंप पे ज्यादा लड़के होते हैं या ऑन साइड पे? ऑफ स्टंप पे ज्यादा होते हैं। हाँ, आपने रखे भी होते हैं, वही ज्यादा होते हैं। नहीं, मतलब ये कि 99% 95% ऑफ साइड पैक होती है और आप उसको ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद कराएं, वहां पे से मूवमेंट होगा, खुली ड्राइव खेलेगा, इनसाइड एज, कुछ भी हो सकता है। बीच में कराए जा रहे थे, 3 छक्के इधर खा लिए और इतनी खुली ड्राइवें मार रहे थे, तो इसका मतलब है पिच पे कुछ नहीं था। तो उन्होंने 6 या 7वें ओवर में सेंटनर को लेकर आए, मगर वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सका। आखिरी में जाके उसका स्पिन होना शुरू हुआ था, वो खतरनाक साइन था। और उन्होंने कोहली के लिए जब 100 नहीं हुए थे, बहुत एक शॉट कवर रखा हुआ था ड्राइव के ऊपर, एक स्लिप भी रखी थी, एक पॉइंट रखा हुआ था नजदीक कैच पे और एक गली थोड़ा सा डीप रखी हुई थी ताकि वो कट मारने के लिए उनको कह रहे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो स्पिन कर रहा था फ्लाइट के साथ, मगर उसके अलावा इस पिच पे कुछ नहीं। ठीक, मजीद हम एनालाइज करेंगे न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को, आज पिच कैसी खेल रही थी, भारतीय बल्लेबाजों ने कैसा खेला, इन सब चीजों पर बात होगी। फिलहाल सूरत हाल यह है कि भारत की 4 विकेटें गिर चुकी हैं। सूर्य कुमार यादव जो काफी सारे मैचेस में अवेलेबल नहीं थे भारत के लिए, आज उनको जरूर खिलाया गया और वो मोमेंटम को बरकरार रखने के चक्कर में वापस पवेलियन लौटे। आसान कैच यहां पर हासिल किया और विकेट हासिल की टिम साउदी ने। इस वक्त उन्हीं का ओवर जारी है, 4 गेंदें रह गई हैं इस इनिंग्स के इख्तिताम में। देखना होगा कि भारतीय टीम क्या मजीद 17 रन बना पाती है। एक जोरदार शॉट जरूर खेला है यहां पर और 6 रन मिलेंगे, बैडली सही, बट केएल राहुल सुप्रीम फॉर्म में है। पिछले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ सैकड़ा बनाया था केएल राहुल ने और आज उसी मोमेंटम को बरकरार रखे हुए हैं। अभी भी 3 गेंदें इस मैच में बाकी हैं और अब भारत 389 रन बना चुका है। अब्दुल रज़ाक का बहुत बड़ा टोटल है ये, चाहे सेमीफाइनल हो ना हो, पिच जितनी भी अच्छी हो, चेस करना इतना बड़ा टोटल आसान नहीं होता। डेफिनेटली दानिश, देखे कि न्यूजीलैंड की टीम और कंडीशन भी इंडिया को सूट कर रही, ऊपर से टॉस भी हार गए, वो तो किसी के हाथ में भी था। इंडिया की आज लक ने साथ दिया और जिस तरह के इन्होंने स्टार्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को जिस तरह की पिच थी, अगर उनको पता है कि यूज्ड पिच है तो इनको चाहिए था एक लेग स्पिनर इनके पास थे, वो खिला लेना चाहिए था, एक चीज बनती थी इनकी। वो इश सोदी का जो फखर जमान ने हाल किया था, उसके बाद उनकी हिम्मत हुई नहीं इश सोदी को खिलाने की। देखिए कुछ चीजें देखना पिच के मुताबिक, अगर ये पिच फ्रेश होती तो फिर तो सेम टीम ठीक थी, इनको थोड़ी चेंजिंग करनी चाहिए थी। आपको ने जिस तरह की बॉलिंग की है, बिल्कुल मैच ज्यादा ऑफ कलर नजर आए इनके जितने फास्ट बॉलर, और इंडिया के बैट्समैन को जरा भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई, ना कोई इस तरह की लेग बिफोर की पीले हुई है, ना कोई ऐसा कोई दूसरी कॉर्ड बिहार की पीले, इस तरह कुछ भी ऐसा कोई नजर नहीं आया फास्ट बॉलर की तरफ से। तो इन्होंने बिल्कुल, फास्ट बॉलर ने बहुत ज्यादा प्रगोसन देखे, वो बिल्कुल ऑफ कर नजर आए। उनका शॉर्ट पिच बॉल इतना इफेक्टिव होता है, शॉर्ट पिच बॉल ऐसे लग रहा था जैसे कोई मीडियम पेसर का शॉर्ट पिच बॉल है, जिस तरह शुभमन गिल खेल रहे थे उनको। तो ये इनको देखना चाहिए कि कंडीशन के मुताबिक ठीक है, अगर पिच में अच्छा बाउंस होता या थोड़ा ग्रास होता तो ये न्यूजीलैंड की टीम इफेक्टेबल थी बॉलिंग साइड। ठीक है, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं कराई या भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, इस बारे में हम मजीद बात भी करेंगे। एक और चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए हैं केएल राहुल, इससे पहले वाली बॉल पे छक्का लगाया था और फॉलोड अप बाय 4 और अब भारतीय टीम 393 रन पर पहुंच गई है। आखिरी गेंद बाकी है, क्या केएल राहुल यहां पर छक्का लगाने में कामयाब होंगे? लगाते हैं तो पूरे 400 रन का टारगेट मिलेगा। जोरदार शॉट जरूर खेला है लेकिन बॉल एक टिप्पा खाकर बाउंड्री लाइन पार करेगी और इस तरह भारत को आखिरी गेंद पर 4 रन मिलेंगे और इस तरह न्यूजीलैंड को ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल जीतने के लिए और फाइनल का टिकट कटाने के लिए 300
399 रन दरकार होंगे, इनफैक्ट 398 रन दरकार होंगे, बिल्कुल 398 रन का टारगेट दिया गया है यहां पर भारतीय टीम की जानिब से टीम न्यूजीलैंड को। ताजा तरीन खबर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से, जहां सेमीफाइनल खेला जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, सही फैसला साबित हुआ भारत के लिए और भारत ने पहले खेलते हुए 398 रन का टारगेट दिया है। भारत के तमाम बल्लेबाज आज एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 29 गेंदों पर 47 रन बनाए, शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर 80 रन जड़े, विराट कोहली ने आज अपनी 50वीं सेंचुरी मुकम्मल की, एक नया रिकॉर्ड भी बनाया और उनको तमाशाइयों ने खुलकर दाद भी दी। 113 गेंदों पर 117 रन बनाने में विराट कोहली आज भी कामयाब हुए। दूसरी जानिब श्रेयस अय्यर उनका भरपूर साथ देते रहे और जबरदस्त अंदाज में मोमेंटम को आगे से आगे बढ़ाते रहे। श्रेयस अय्यर ने भी सिर्फ 70 गेंदों पर 4 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए। केएल राहुल आखिरी वक्त तक अपनी टीम के लिए तेज रफ्तार बैटिंग करते रहे, 20 गेंदों पर 39 रन केएल राहुल भी बनाने में कामयाब हुए, जबकि भारत ने कुल मिलाकर 4 विकेटों के नुकसान पर 397 रन बनाए। इस तरह न्यूजीलैंड को अगर 2023 का फाइनल खेलना है, 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है, तो 398 रन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेस करने होंगे। ये न्यूजीलैंड का लगातार दूसरा फाइनल होगा। अगर आज न्यूजीलैंड की टीम मौजूदाती तौर पर 398 रन चेस कर लेती है, क्रिकेट की तारीख में कोई मामूली बात नहीं है इतना बड़ा टारगेट चेस होना, ये गैर मामूली किस्म की परफॉर्मेंस डिमांड करता है। आज आपको मनाजर भी दिखा रहे हैं, ये वो मनाजर हैं जब विराट कोहली ने अपनी 50वीं सेंचुरी मुकम्मल की, वहां सचिन तेंदुलकर भी मौजूद है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास ही था, 49 सेंचुरीज के साथ सचिन तेंदुलकर लीडर बोर्ड पे टॉप पर थे। आज विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। डेविड बेकम भी वहां मौजूद थे, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे वहां पर मौजूद थे और लाखों की तादाद में वहां पर तमाशाई भी मौजूद थे और सब ने दिल खोलकर विराट कोहली को दाद दी। लेकिन विराट कोहली आज अकेले प्लेयर नहीं थे जिन्होंने भारत के लिए हाथ खड़ा किया। विराट कोहली के साथ साथ उनके दीगर बल्लेबाज, जो टॉप 5 बल्लेबाज हैं जिनका जिक्र हम दिन 1 बजे भी कर रहे थे, उन तमाम बल्लेबाजों ने आज भारत के लिए शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। श्रेयस अय्यर 70 गेंदों पर 105 रन बनाने में कामयाब हुए, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के भी शामिल थे। यही वजह है कि भारतीय टीम एक बहुत ही शानदार टोटल प्लेस करने में कामयाब हुई है। यहां पर न्यूजीलैंड को अगर ये मैच जीतना है तो 398 रन बनाने होंगे। आपकी राय सिकंदर बख्त, बहुत बड़ा टोटल है ये, आसान नहीं होगा, इनफैक्ट बहुत मुश्किल होगा। नहीं, देखो अभी आप कह रहे थे ना कि 300 रन कर दिए या तकरीबन 400 रन 400 रन हो गए। 400 रन करने या सेमीफाइनल में इतने बड़े रन नहीं होने चाहिए होते, इसलिए कि सेमीफाइनल में टॉप की टीमें आती हैं, उधर टॉप का टाकरा होता है और उसके अंदर 400 रन हो जाना बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल टारगेट होगा। वो बहुत अच्छा खेलते हैं, रविंद्र बहुत कॉनवे हैं उनके पास, बहुत लड़के उनके पास भी जबरदस्त हैं, मगर क्या वो इतने नजदीक पहुंच सकेंगे? आप देखिएगा कि जब इंडियंस बॉल करेंगे कि उनका सीम बॉलर जो है वो कितना सीम करता है, टोटली सारे सीम करना शुरू हो जाएंगे, आप ये भी देखिएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का टोटल है। मैं तो बिल्कुल 70% इंडिया को चांस देता हूँ, बल्कि 75% और 25% मैं न्यूजीलैंड को देता हूँ कि अगर वो कर गए, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मगर ये क्रिकेट है, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उनकी तरफ जो गुज़िश्ता दिनों भारत में ही मौजूद थे, अब हमारे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी में हमारे साथ है। भट्टी साहब, बड़े बड़े टोटल लगते देखे आपने अपने 3 दिहाइयों की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, बड़ी बड़े मैचेस देखे हैं, बड़े बड़े टारगेट लगते भी देखे हैं, लेकिन एक टूर्नामेंट में इतने सारे हाई स्कोरिंग मैचेस शायद ही आपने देखे होंगे कभी। यहाँ दानिश, बिल्कुल इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हमने नहीं देखे और बहुत अच्छा टूर्नामेंट अभी तक जा रहा है, लेकिन भारतीय टीम जो क्रिकेट खेल रही है, देखिए वो बिल्कुल एक अलग तर्ज की क्रिकेट खेल रही है कि दुनिया की दूसरी टीमें बिल्कुल एक दूसरे मिजाज की क्रिकेट खेल रही है। लेकिन हम जो भी कह लें, लेकिन इंडिया का इस वक्त स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है और ये टीम सिर्फ एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर रही। अगर ऊपर से रोहित शर्मा आउट हो जाएं तो शुभमन गिल स्कोर करते हैं, वो आउट हो जाएं तो विराट कोहली आयर स्कोर कर रहे हैं, उनके बॉलर हैं, तीनों फास्ट बॉलर उनके रोल प्ले कर रहे हैं, कुलदीप यादव उनके स्पिनर, तो एक कंप्लीट पैकेज है। एक तरफ हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं कि 397 रन बन गए, काश हमारी टीम भी आज
इंडिया में सेमीफाइनल की रेस में शामिल होती, लेकिन हमारे यहाँ एक अदालत लगी हुई है, आप देखें कजाफी स्टेडियम लाहौर में, और कौम इंतजार कर रही है कि वहां से क्या फैसला आता है। तो मतलब हमारी क्रिकेट के साथ मजाक है। अगर कोचेस पाकिस्तान टीम को तब्दील करते तो फिर मेरे ख्याल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ब्रुनाई, इनकी टीमें तो दुनिया में हर खेल में वर्ल्ड चैंपियन होती। तो मेरे ख्याल कोचेस के बजाय हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने सिलेक्शन को बेहतर बनाएं। कोचेस में बहुत ज्यादा जिसको भी लिया है, रिजल्ट प्रोड्यूस कोई भी नहीं कर सकता। अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है। तो हमारी क्रिकेट को मेरे ख्याल में सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जाने। ठीक है बड़ी साहब, हम इस वक्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं, एनसीए के मनाजिर हैं जहां हाई प्रोफाइल मीटिंग जारी थी। ज़का अशरफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ अहम लोगों के साथ, जिसमें बाबर आजम, मिकी आर्थर भी मौजूद थे। बाबर आजम इस वक्त एनसीए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट और कुछ फैंस ने उनको घेरा हुआ है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बाबर आजम किसी से इस वक्त बात करने के मूड में है। ज़का अशरफ ने भी कहा है कि हम जो फैसले करने जा रहे हैं उनका ऐलान 1 से 2 दिन में करेंगे। कई अहम फैसले इस मीटिंग में हुए हैं। जो ज़का अशरफ का बयान अभी तक सामने आया है, उनका कहना है कि आज से 1 से 2 दिन में जो भी अहम बातें हुई हैं और जो भी फैसले किए जाएंगे उनसे कौम को आगाह किया जाएगा। कुछ बड़े फैसले करने हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। याया हुसैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। याया, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए फैसले तो करने हैं, इससे पहले भी बड़े फैसले किए गए हैं, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि पीसीबी के तमाम मामला ठीक हैं, क्या हमें पता है पीसीबी में इत्सेल्फ क्या हो रहा है? देखिए दानिश, मैं इस वक्त आपके साथ स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ और जो मेरे जराए हैं, आपने जो थोड़ी देर पहले बात की कि अगले 2 दिन में फैसले अगले चंद घंटों में होंगे, क्योंकि आज रात को उड़ान। मुझे लगा आप कहने वाले फैसले हो चुके हैं। जी बिल्कुल, फैसले हो चुके हैं दानिश, और ज़का अशरफ जो है थोड़ी देर बाद उड़ान भरने वाले हैं भारत के लिए, जहाँ वो 19 नवंबर को आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल देखेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है उसमें शिरकत करेंगे और उनके साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी मौजूद होंगे। और आज उनके साथ वो सारे ही फैसलों में मौजूद रहे हैं। मसला ये था कि मिकी आर्थर को थैंक यू वेरी मच करना एथिकली, क्योंकि जो नए पाकिस्तान क्रिकेट को टेक ओवर करने के लिए डायरेक्टर क्रिकेट आ रहे हैं, वो इस बात के लिए तैयार थे कि जब मिकी आर्थर को आप थैंक यू करेंगे तभी वो टेक ओवर करेंगे। कौन है वो? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन है वो। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाम अभी उनका अभी मैं बता देता हूँ आपको। मैं बता दूं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दानिश, वो ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे। अब जो हमारे पास जराए हैं वो यही कह रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नए कप्तान हैं वो कदाफी स्टेडियम आएंगे और चौधरी ज़का अशरफ, जो हमारे जराए कह रहे हैं कि उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो कल रात को ही इस्लामाबाद से लाहौर उनको बुलाया गया है। और दूसरे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी वो भी लाहौर में मौजूद हैं। और बाबर आजम, टाइम चेक का वक्त हो गया, हम टाइम चेक लेकर फिर वापस आते हैं और आपसे डिटेल में भी जानेंगे नए कप्तान कौन है, किसका नाम लिया जा रहा है। बाबर आजम को किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी का भी कहा गया था, उन्होंने कहा मैं एक फॉर्मेट का कप्तान नहीं बनूंगा। और क्या क्या अहम बातें हुई, कौन नया कप्तान बनने जा रहा है, सेमीफाइनल चल रहा है, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। Right, welcome back once again to Sports Flow ODI World Cup Special। एक तरफ भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान क्रूशल सेमीफाइनल जारी, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 318 रन का टारगेट दिया है। दूसरी जानब से कुछ देर पहले एनसीए में एक आला सतह का इजलास हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनके साथ साथ बाबर आजम और मिकी आर्थर भी शरीक थे और दीगर आलादारान भी इस मुलाकात में शरीक थे और कई अहम फैसले हुए हैं। क्या बातें हुई हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, काफ़ी सारी खबरें इजलास के दौरान, इजलास से पहले हम तक पहुंचती रही, किस खबर में कितनी सदाकत है, क्या बातें हुई इस इजलास में? जी, 2 इजलास हुए, 2 मीटिंग्स हुई। पहली जो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग थी वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हुई और उसके बाद पीसीबी हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ के साथ मुलाकात वहां पर हुई है। इस मुलाकात के हवाले से जो ज़राए ने हमें तस्दीक की है और उनका यही कहना है कि कप्तान बाबर आजम को बता दिया गया है कि वो रेड बॉल क्रिकेट टीम की जो क़यादत है उसको जारी रख सकते हैं, वो उसके कप्तान रहेंगे। लेकिन जो वाइट बॉल है, जिसमें वनडे और T20 क्रिकेट आती है, उसके लिए हम नया कप्तान ला रहे हैं। ये मुलाकात ज्यादा जारी नहीं रही,
45 मिनट के लगभग ये जारी रही। इसमें पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंस के हवाले से जायजा लिया गया था और ज़का अशरफ ने बाबर आजम की जो खिदमात रही हैं एज ए प्लेयर और कप्तानी के लिहाज से उसको उन्होंने सराहा भी। तो इमरान कुछ वजाहत चाहते हैं हम आपसे, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए। पहले ये खबर आ रही थी कि बाबर आजम किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी नहीं चाहते, लेकिन अब उनको कहा गया है आप टेस्ट के कप्तान रहेंगे। इस बात पे वजाहत कीजिएगा कि क्या T20 और वनडे कप्तान एक ही होगा या दो अलग अलग नाम सामने हैं, क्योंकि दो अलग अलग नाम गर्दिश कर रहे थे। जी, पाकिस्तान में जो दो नाम आप बात कर रहे हैं उसमें दो नामों का भी इल्म नहीं हुआ, लेकिन व्हाइट बॉल के लिए जो कप्तान है उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नया तकर्रर करने जा रहा है। लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बाबर आजम, इससे पहले खबरें यही थी कि अगर उन्हें सिर्फ एक फॉर्मेट की कप्तानी दी गई तो वो कबूल नहीं करेंगे बल्कि वो दस्तबरदार हो जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने अभी सोच विचार करनी है कि आया वो रेड बॉल की कप्तानी जारी रखेंगे या नहीं। इससे पहले भी हमने रिपोर्ट किया था कि वो एक फॉर्मेट की कप्तानी को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई बाकायदा या बाकायदा तौर पर फैसला नहीं किया गया। सिर्फ ये मुलाकात के अंदर उन्हें बताया गया है अभी अगले 2 से 3 घंटों में मुमकिन तौर पर इन तमाम तर जो सूरत हाल है उसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकायदा तौर पर आगाह कर सकता है। इससे पहले कोचेस की जो मीटिंग हुई थी उसमें कोचेस की कारकर्दगी पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया और उनको भी बता दिया गया है कि जो नया कोचिंग स्टाफ है वो लाया जाएगा और आप लोगों की खिदमात जो हैं वो दूसरे शोबों में ली जा सकती हैं और 1-2 रोज में आपको इस हवाले से फैसला सुना दिया जाएगा। इस तरह पूरे का पूरा सिनारियो जो है वो चेंज होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर देखा जाए तो। मिकी आतर से मुतालिक भी कोई वजाहत चाहते हैं हम आपसे। जैसे बात हो रही है कि कोचिंग स्टाफ को चेंज किया जाएगा, मिकी आतर से मुआहदा हुआ है, उनको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फायर करता है तो 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, वो खुद रिजाइन करते हैं तो वो जा सकते हैं। क्या उनसे क्या बातचीत हो रही है? क्या उनको ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान में आकर सर्विसेज दें? क्या जो पहले मुआहदा हुआ था उसमें ये शिक थी कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे और दूर रहकर कोचिंग करेंगे? जी, मुआहदों में तो ये शामिल नहीं होता, ना ही था ये मुआहदे में कि वो दूर रहकर कोचिंग करेंगे। ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस वक्त की मैनेजमेंट कमेटी ने ये तय किया था। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको नहीं निकालता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे कहता है कि ठीक है हम आपसे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आपसे काम ले सकते हैं और आप आए नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हेड कोच की या जो भी खिदमात है, तो वो जाहिरी तौर पर अगर उनको कबूल होगा मिकी आर्टर को तो वो करेंगे, तो वो खुद दस्तबरदार हो जाएंगे, खुद छोड़ के चले जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको सैक करने की नौबत नहीं आएगी। और यही वजह है कि मिकी आर्टर को और दूसरे लोगों को बता दिया गया है और कहा भी गया है कि आपसे हम दूसरा कोई काम ले सकते हैं और आपकी जगह पर नया स्टाफ लाया जाएगा और उसके बारे में सोच विचार की जा रही है दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो अब ये कंफर्म कर रहे हैं आप सोहेल इमरान कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम को ही कप्तान मुंतखब किया गया है। बाबर आजम को ये कह दिया गया है कि आप एक ही फॉर्मेट के कप्तान होंगे और बाबर आजम अपना फैसला कुछ देर बाद सुनाएंगे मुशावरत करके, ये कंफर्मेशन है? जी, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जो मीटिंग हुई है उसमें उनको बता दिया गया है कि हम व्हाइट बॉल जिसमें वनडे और T20 शामिल है उसके लिए हम नया कप्तान ला रहे हैं आपकी जगह पर और आप रेड बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे। लेकिन इस बारे में दोनों फ्री कैन की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। राइट, सोहेल इमरान बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। ताज़ा-तरीन इत्तला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जहां पर एक आला सतह का इजलास हुआ है। एक इजलास हुआ NCA में कोचेस के साथ, एक इजलास हुआ बाबर आजम के साथ PCB हेडक्वार्टर्स में। बाबर आजम को PCB ने यह फैसला सुना दिया है कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट की कप्तानी दी जाएगी, रेड बॉल क्रिकेट में आप पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे। बाबर आजम ने इससे पहले एक फॉर्मेट की कप्तानी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। फैसला बाबर आजम ने अब PCB की जानिब से सुन लिया है, वो मुशावरत करेंगे और फिर कुछ देर बाद इस बात की कंफर्मेशन देंगे कि वो एक फॉर्मेट की कप्तानी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ये खबर भी आ गई है सामने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब वाइट बॉल क्रिकेट के लिए नया कप्तान मुंतखब करने के बारे में सोच रहा है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इजलास कोचिंग कमेटी के साथ हुआ, मैनेजमेंट के साथ हुआ, उनको भी ये बता दिया गया है कि हम आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, आपको भी शायद नया रोल दिया जाएगा। अगर आप उस रोल को एक्सेप्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं तो रह पाएंगे, नहीं करते हैं तो फिर आपको अपनी राहें जुदा करनी पड़ेंगी। हमारे साथ
हमारा पूरा पैनल मौजूद है। सिकंदर बाकी, याया हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी और अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हम अपने तमाम एक्सपर्ट्स की राय शामिल कर लेते हैं। या किस तरह देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? इसमें से बहुत सारी खबरें तो रूमर्स की सूरत में पहले भी हम तक पहुंचती रही। व्हाइट बॉल के कप्तान के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, कोई नाम सामने आ रहे हैं? देखिए दानिश, मैं फिर आपसे दोबारा कहूँगा कि हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और जो लाहौर में इस वक्त हलचल है, मुझे याद आ गया अप्रैल 2022 कि जब पीटीआई की हुकूमत जा रही थी और कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आ गई थी। कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी और इस वक्त क्रिकेट में कुछ ऐसा ही मामला है और सिचुएशन ये, बाबर आजम मिलकर गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ अपने ऑफिस में मौजूद हैं। उनके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद, जो बहुत ही करीबी साथी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ के। दो चीज़ें हैं, बाबर आजम जा चुके हैं और शान मसूद जो कि इस वक्त वनडे कप खेलने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनको बुलाया गया है लाहौर में और फिलहाल अभी उनको पीसीबी हेडक्वार्टर नहीं बुलाया गया है और अगर वो पीसीबी हेडक्वार्टर के लिए सफ़र करते हैं तो सीधा मतलब यह है कि बाबर आजम आउट, शान मसूद ऑस्ट्रेलिया एज ए टेस्ट कैप्टन जाएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, इस वक्त थोड़ी देर बाद जो अगली अनाउंसमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद हफीज़ को सौंपी जा रही है और उनको अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। और जो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप ये कहते हैं कि कप्तानी नहीं करेंगे तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त। ठीक है, एक खबर भट्टी साहब के पास भी है, या हम उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। भट्टी साहब, क्या खबर आई है आपके पास? दानिश, अब से चंद लम्हे पहले जब बाबर आजम निकले हैं पीसीबी चेयरमैन के कमरे से, तो उस मीटिंग में सलमान नसीर भी थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो बाबर आजम को जब सिनेरियो बताया गया तो बाबर आजम ये कहकर गए कि मैं अब पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी नहीं करना चाहता। और जो याया भी बात कर रहे हैं मोहम्मद हफीज़ की, तो उस बारे में अब हमारे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान टीम का नया हेड कोच बनाया जा रहा है ग्रांट ब्रैडबर्न के जगह। तो इसका मतलब है कि अगर बाबर आजम टेस्ट मैच की, भट्टी साहब कंफर्म रिपोर्ट है? कंफर्म नहीं है, मतलब सोर्सेज ये कह रही हैं कि जो मीटिंग में डिस्कस हुआ है वो यही डिस्कस हुआ है। जो याया ने भी अभी इसकी पार्शली तस्दीक की है कि मोहम्मद हफीज को जिम्मेदारी दी जा रही है। ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि अगले 2 दिन में ज़का अशरफ ने कहा कि कंफर्मेशन देंगे इस चीज की कि नया हेड कोच लगाया जा रहा है, तो वो कौन होगा? देखें, हेड कोच के लिए मोहम्मद हफीज का ही नाम चल रहा है और मोहम्मद हफीज जाहिर है उन्होंने भी कुछ अपनी शराइत रखी है, कुछ पीसीबी ने शराइत रखी है। तो मेरा ख्याल 1 से 2 दिन का और टाइम मांगा गया है ताकि वो किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच सकें। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि फॉरेन कोचेस का अब पाकिस्तान टीम के साथ रोल तकरीबन ना होने के बराबर है और मोहम्मद हफीज जो है, एक बार फिर हम पाकिस्तानी कोचेस की तरफ जा रहे हैं और मोहम्मद ठीक है भट्टी साहब, हेड कोच के लिए तो मोहम्मद हफीज का नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये जो आपने खबर बताई है इस मीटिंग में बाबर आजम को जब ऑफर किया गया कि वो एक फॉर्मेट के कप्तान होंगे, ये खबर पहले भी आ रही थी। बाबर आजम पहले ही अपनी राय का इजहार कर चुके थे कि अगर मुझे एक फॉर्मेट की कप्तानी दी जाती है तो मैं कबूल नहीं करूंगा। और यही भट्टी साहब हमें बता रहे हैं, उनके जराए ने कंफर्म किया है कि जब ये मीटिंग खत्म हुई है तो बाबर आजम ये कहते हुए उठे हैं कि मैं एक फॉर्मेट की कप्तानी नहीं करूंगा। इसके बावजूद बाबर आजम को टाइम दिया गया है सोचने का, तो बाबर आजम अब सोच के बताएंगे कि क्या वो एक फॉर्मेट यानी कि रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान की कप्तानी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान ने अपने फैसले से आगाह कर दिया है बाबर आजम को कि उनको अगर पाकिस्तान टीम की कप्तानी मिलेगी तो सिर्फ एक फॉर्मेट में ही मिलेगी। इस इजलास से पहले ही बाबर आजम ने अपनी राय का इजहार किया था और काफी टोक अंदाज में अपनी राय का इजहार किया था कि मैं किसी एक फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी नहीं करूंगा। याया हुसैनी भी कुछ खबर शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ। चलें दानिश, अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर अब मोहम्मद हफीज के हाथों में होगी। वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच नहीं होंगे बल्कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर क्रिकेट बनने जा रहे हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होल एंड सोल इंचार्ज होंगे, क्रिकेट के मामलों को लुक आफ्टर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कैटेगोरिकली ऑफर की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, डायरेक्टर क्रिकेट आप होंगे। मोहम्मद हफीज ने उनसे यह कहा है कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मोहम्मद हफीज ने यह कहा है कि चीफ सिलेक्टर के लिए आप वहाब रियाज को लेकर आइए, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हामी भर ली है और उन्होंने यह कहा है कि मैं सारे मामलों को देख रहा हूं और एज ए चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज काम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अपनी निगरां वजीर खेल के हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत से बात करना चाहता हूं। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के न सिर्फ हेड कोच होंगे बल्कि वो डायरेक्टर क्रिकेट भी होंगे। जो मिकी आर्थर से मुलाकात
मुलाकात हुई और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीज़ें उनके सामने रखी, एथिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि मिकी आर्थर रिजाइन करें और फिर मोहम्मद हफीज़ टेक ओवर करें, और मोहम्मद हफीज़ भी यही चाहते हैं। बाबर आजम के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह जहन बना लिया है और बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया एज ए कैप्टन, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनको अच्छे तरीके से थैंक यू वेरी मच कहा जाए, उनको अच्छे तरीके से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में एज ए कैप्टन हटाया जाए और उनको कहा जाए कि आप हमारे एसेट हैं, आप हमारी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। विराट कोहली एज ए कैप्टन खेल रहे नहीं खेल रहे, स्टीव स्मिथ एज ए कैप्टन नहीं खेल रहे, जो रूट एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, तो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है। शान मसूद फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त लाहौर में मौजूद है और अगले चंद मिनट में या चंद घंटों में उनको कॉल किया जा सकता है। और बाबर आजम जो हमारे जराए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट कैप्टन नहीं होंगे। आप कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि मोहम्मद हफीज ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर क्रिकेट होंगे बल्कि साथ साथ हेड कोच भी होंगे, क्या आप ये कंफर्म कर रहे हैं? जी ठीक है जी, सर ये जाए हुसैनी कंफर्म कर रहे हैं। और ताज़ा खबर हम आपको दे रहे हैं कि पीसीबी की जो बात हुई है मोहम्मद हफीज से, मोहम्मद हफीज को ऑफर किया गया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के ना सिर्फ डायरेक्टर क्रिकेट होंगे बल्कि उसके साथ साथ हेड कोच भी होंगे। पीसीबी की चाहत थी कि मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट की चीफ सेलेक्टर भी बने, लेकिन मोहम्मद हफीज ने कहा यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और उन्होंने वहाब रियाज का नाम तजवीज दिया है। वहाब रियाज से मुतालिक अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। वहाब रियाज भी मुशावरत करके, क्योंकि वो निगरान वजीर खेल है, वो पहले वहां पर मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर हतमी फैसला करेंगे कि आया वो चीफ सेलेक्टर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, इससे पहले डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर थे जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थे। मिकी आर्थर से आज ही मीटिंग की गई और उसके साथ साथ ये फैसला भी कर लिया गया है कि मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर क्रिकेट होंगे। ना सिर्फ ये, मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान के हेड कोच की जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। या अगेन आप ये बता रहे हैं कि वो एज ए चीफ सेलेक्टर भी पीसीबी चाह रहा था उन्हीं को मुंतखब किया जाए, लेकिन उन्होंने वहाब रियाज का नाम लिया। वहाब रियाज के मामले में भी और क्या डेवलपमेंट होनी है? लेकिन दानिश, बात दरअसल ये है कि हालिया अरसे में जो पाकिस्तान क्रिकेट में चीज़ें हुई हैं और मोहम्मद हफीज़ खासे वोकल रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, वो चाहते हैं कि पॉजिटिव क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेले और खिलाड़ी जो हैं वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए नहीं खेलें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलें। हार जीत खेल का हिस्सा है। और जो इंज़मामुल हक के मामलात हुए तो मोहम्मद हफीज़ चूँकि एक बड़ा शानदार करियर रखते हैं, किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं, शफाफ अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेल लिया। 2014 में जब नजम अजीज सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, बांग्लादेश में ICC वर्ल्ड T20 हुआ तो वहां हफीज ने यह कहा कि जी मैं ये टीम लेकर जाना चाहता हूं और उनसे कहा गया कि ठीक है आप रिस्पांसिबिलिटी लें। और जब टीम हार गई, सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो मोहम्मद हफीज आए और उन्होंने खुद मुस्ताफी होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं। तो मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट की सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हैं और इस गेम प्लान में बाबर आजम कहीं नहीं होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ी थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम पहलू है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और आगे भी कुछ तकर्रियां होने जा रही हैं, डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हवाले से भी एक और साबिक टेस्ट कप्तान जिम्मेदारियां संभालेंगे। अभी उनके हवाले से मैं इसलिए नहीं बात कर रहा कि उनकी मुलाकात नहीं हुई है। सोहेल तनवीर के हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूं कि वो जूनियर चीफ सेलेक्टर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालने के ये वही किरदार है जो कल एक आला सतह की मीटिंग में पीसीबी के कुछ अहदेदारान के साथ भी मौजूद थे। अगेन इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जा रहा है, लेकिन जियो न्यूज पर इस इशू पर हम नजर रखेंगे। ये डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी, कुछ खबरें हमने कंफर्म कर दी हैं, कुछ 6 बजे के बुलेटिन में हम मजीद डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो जियो न्यूज आपने देखते रहना है। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।